नमस्कार। सीमा रेखा एकांकी जो विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का जीवन काल 1912 से 2009 रहा है। मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आज़ादी की लड़ाई में गांधीवादी जीवन दर्शन और लेखनी ही इनके जीवन का आधार रहा। बाद में इसी से जुड़ गए और लेखनी ही इनके जीविकोपार्जन का साधन रहा। ये कहानी में, उपन्यास में, जीवनी में और नाटक एकांकी में नए नए प्रयोग किए। इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास अर्धनारीश्वर है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावे इनकी बंगला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है आवारा मसीहा, जो हिंदी साहित्य के साथ साथ बंगला में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस एकांकी में एकांकीकार प्रजा मीन्स जनता, सरकार और प्रशासन के आपसी रिश्तों को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रजातंत्र में किस तरह के रिश्ता इन तीनों में आपस में होते हैं और किस तरह का होना चाहिए, क्यों जनता सरकार से बेरुखी होती है और सरकार की आलोचना क्यों करने लगती है, क्यों पुलिस प्रशासन को जनता कोसने लगती है, और इन तीनों में जो आपसी संबंध, अंतर संबंध होनी चाहिए, वो दूरियां, वो फासला क्यों बढ़ने लगती है, इसे इस एकांकी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, एकांकीकार ने चित्रित किया है। इसमें प्रजातंत्र में जनता, सरकार और प्रशासन के रिश्ते को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। एकांकी में एक ही परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संवादों के द्वारा जनतंत्र के आदर्श और सरकार के चरित्र का उद्घाटन गांधीवादी आदर्श के तर्क से किया गया है। एकांकी में अभिनय का अवकाश कम है, घटनाएं अधिक हैं। आज के युग में जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन की सीमा रेखा को प्रदर्शित करने का प्रयत्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन, इन तीनों का उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द का संतुलन बनाए रखना होता है और इस क्रम में सबके अपने अपने दायित्व हैं और सबके अधिकारों की अपनी सीमा है। प्रशासन के हाथ में ताकत है जो उसे जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित सरकार द्वारा प्राप्त होती है। यह एकांकी अपने घटना परिदृश्य के माध्यम से यह स्थिति सामने लाता है कि सत्ता के जन विमुख हो जाने पर प्रशासन भी जन विमुख हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शांति और सौहार्द की स्थिति भंग होती है और माहौल हिंसक हो जाता है। हिंसक माहौल चाहे वह जनता की ओर से हो या प्रशासन की ओर से, दुर्भाग्य ही सामने लाता है, देश के लिए घातक ही होता है। ये इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं वो 4 भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। बड़ा भाई लक्ष्मीचंद्र, उसके बाद मंझला भाई शरद चंद्र, संझला भाई विजय, कैप्टन विजय, और सबसे छोटा भाई सुभाष है। लक्ष्मीचंद्र जो सबसे बड़ा भाई है वो व्यापारी है, तो व्यापारी है तो पूरे व्यापारी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है इस एकांकी में। उसकी पत्नी है तारा और इन दोनों का एक पुत्र है अरविंद, जो 10 वर्ष का है। ये पुलिस की गोली से अरविंद मारा जाता है और जो लक्ष्मीचंद्र है वो फायरिंग हुई, पुलिस एक्शन में आई, उसकी तारीफ कर रहा है तब तक जब तक इसको खबर नहीं है कि मेरा पुत्र उसमें मारा गया, मेरा बेटा उसमें मारा गया गलती से। लेकिन जैसे ही इसको खबर होता है कि उस फायरिंग में मेरा बेटा मारा गया, तो अब तक जो ये सरकार और प्रशासन को सराह रहा था, अब कोसना शुरू करता है। मंझला भाई शरद चंद्र है। शरद चंद्र उप मंत्री है, सत्ता में है तो सरकार का प्रतिनिधि है। इसकी पत्नी है अन्नपूर्णा। उसके बाद जो संझला भाई है कैप्टन विजय, वो पुलिस कप्तान है
तो प्रशासन में है, तो इस तरह एक तरह से वो प्रशासन का पूरा प्रतिनिधित्व करने वाला है। उसकी पत्नी है उमा, और सबसे छोटा भाई सुभाष है, जो जननायक है, जनता के फेवर में बात करने वाला, जनता की हितैषी है, जनता के हिमायती। और उसकी पत्नी सविता है, जो वो भी जनता की हितैषी और हिमायती है। इतने तो इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं। और एकांकी जहाँ से खेला जा रहा है वो शरद चंद्र का ड्राइंग रूम है। शरद चंद्र जो उप मंत्री है और प्रशासन सरकार में है, सत्ता में है, उसकी ड्राइंग रूम वहाँ से दिखाया जाता है। ये दिखाया जा रहा है कि शरद को फ़ोन आता है और फ़ोन में ये सूचना दी जाती है कि जो आंदोलन है वो उग्र रूप धारण कर चुका। वो आंदोलन क्या है? तो वो आंदोलन है कि बस स्टैंड पर आंदोलनकारी लोग जमा हुए हैं। उससे पहले, एक दिन पहले की घटना है, उसके सामने ही हो चुका था एक बस वाला से थोड़ा सा छोटा सा एक झड़प। और विद्यार्थियों की बात की जाती है तो मुझे अंदाज़ा है कि कोई विद्यार्थी रहा होगा जो बस कंडक्टर से झड़प किया होगा भाड़े को लेकर के, और वो झड़प छोटी सी थी। क्या रही होगी? विद्यार्थी हाफ भाड़ा देना चाह रहा होगा, कंडक्टर फुल भाड़ा लेने की फिराक में होगा, इसी में झड़प हो गया। उसके बाद दूसरे दिन आंदोलनकारी चले आए बस डिपो पर, और वहाँ आंदोलन करते हुए आगे निकल गए रामगंज, जहाँ पर बैंक है। और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों सी भीड़ में से, उसी आंदोलन में से, जो अंदाज़ा है कि विरोधी दल के बहकावे में आकर पत्थरबाजी किए होंगे, और उस पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू की। और उस फायरिंग में 5 तो मारे गए और कितने घायल हुए। और उस मारे जाने में ये छोटा बच्चा अरविंद, जो दुकान जा रहा था बेचारा, क्या लाने जा रहा होगा? बिस्किट लाने जा रहा होगा, अब ये गलती से मारा जाता है उसी में। तो ये आपसी संबंधों को, एक ही परिवार के लोग हैं, इसको एकांकी का पात्र बनाकर ये एकांकीकार लोकतंत्र के जो जनता है, प्रशासन है और सरकार के बीच की जो आपसी संबंध है, अंतर संबंध, और ये संबंध कैसे बिगड़ता है, उसे चित्रित किया है और एक तरह से सीख दिया है कि ये संबंध ठीक कैसे होगा, लोकतंत्र सही मायने में कैसे चल पाएगा। ये जनता को ज़रूरी है कि वो जागरूक हो। वो जो भी तोड़फोड़ करता है, जो भी नुकसान करता है, वो अंततः अपना ही नुकसान करता है, अपने देश को नुकसान करता है, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसे से बना होता है वो सारी चीज़ें। तो इस बात को जनता को समझनी होगी। हाँ, तो जहाँ से एकांकी शुरू हो रही है वो शरद चंद्र की ड्राइंग रूम है। वहाँ का विवरण है कुछ इस तरह का। दूसरे भाई, जो एकांकीकार खुद ही बता रहा है, दूसरे भाई उप मंत्री का ड्राइंग रूम है। आयु 52 वर्ष है उनका। आधुनिक पर सादगी की छाप है। दीवार पर गांधी की तैल चित्र है। तैल चित्र पहले वो, अब तो चित्र कागज़ से बनने लगा है ना। तेल चित्र पहले वायली पेंट से बनाया जाता था, पेंटिंग होता था, ऑयल पेंटिंग। तो वो दीवार पे लगी हुई गांधी जी का, नेताजी है ना, तो गांधी जी का चित्र तो होना ज़रूरी है उसके ड्राइंग रूम में। दो चार चित्र तिपाइयों पर भी है, और पुस्तकें काफ़ी हैं। बीचों बीच एक सोफ़ा सेट है। उत्तर की ओर सामने के द्वार है जो बाहर बरामदे में खुलते हैं। उसके पार सड़क है। पूर्व और पश्चिम के द्वार घर के अंदर जाते हैं। सोफे व मेज़ों के आसपास कुर्सियां हैं। पर्दा उठने पर मंच खाली है। 2 क्षण बाद शरदचंद्र तेजी से आते हैं। बेहद परेशान हैं। कई क्षण बेचैनी से घूरते हैं, फिर टेलीफोन उठा लेते हैं, नंबर मिलाते हैं। अच्छा, ये खुद से फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन कहीं से आती नहीं है, और कहते हैं, हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ। विजय का कुछ पता लगा क्या? क्या अभी तक नहीं लौटे?
झगड़ा बढ़ गया है क्या? गोली गोली चलानी पड़ी? भीड़ बैंक के पास बेकाबू हो गई थी? बैंक को लूटा? नहीं। कहीं और लूटमार हुई? नहीं। कोई घायल? अभी कुछ पता नहीं? ओह, देखो अभी पता करके बताओ। विजय आए तो मुझे टेलीफोन करने को कहो तुरंत, समझे? मैं घर पर ही हूँ। दूसरा नंबर मिलाना चाहते हैं कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा घबराई हुई बाहर से आती है। जो पत्नी है बाहर गई हुई थी, घबराई हुई खबर सुन के दौड़ी हुई घर आ रही है। और अन्नपूर्णा कहती है, आपने कुछ सुना है? पूछती है अपने पति शरद से। तो शरद कहता है, हाँ सुना है, गोली चल गई। अन्नपूर्णा कहती है, अपने राज्य में भी गोली चलती है? सवाल करती है, अपने राज्य में भी गोली चलती है? वाक्य तो साधारण है, पर उसका कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि इससे पहले जो अंग्रेजी हुकूमत थी, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था था, वो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, जुल्म ढाते थे और गोलियां चलाते थे, लाठी चलाते थे, कोड़े बरसाते थे। तो वो तो समझ में आती है, क्योंकि वो 7 समुद्र पार से आए थे, यहाँ के नहीं थे, यहाँ की जनता को बहुत परेशान करते थे, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब तो अपनी शासन अपने लोग हुए ना, फिर ऐसी हालत क्यों कि गोली चलानी पड़े? शरद कहता है, अपना राज समझता कौन है? जब तक अपना राज नहीं समझेंगे तब तक गोली ही चलेगी ही। लेकिन खैर, तुम कहाँ गई थी? अन्नपूर्णा कहती है, जीजी के पास। जीजी कौन है इसकी? तो अन्नपूर्णा से बड़ी है तारा, लक्ष्मीचंद्र की पत्नी, उसके पास, जीजी के पास। रास्ते में सुना रामगंज में गोली चल गई। बाजार बंद हो रहे हैं, भय छाया हुआ है, लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। शरद चोंगा कर रख कर आते हैं। जो शरद दूसरी फ़ोन मिलाने के लिए चोंगा उठाए हुए थे, चोंगा इसलिए कि उस समय स्मार्टफोन नहीं था, उसी जो स्थायी रूप से एसटीडी और पीसीओ वाला था, उसी से लोग बात करते थे। तो उसको रख के आ जाते हैं बात करने के लिए अन्नपूर्णा से, अपनी पत्नी से ठीक से। कहते हैं, सरकार को गाली ही दी जाती है, गोली चली तो गाली देते हैं, बैंक लूट जाता तो भी गाली ही देते। तो अन्नपूर्णा बीच में ही कहते, बैंक? कौन सा बैंक लूट रहा था? बैंक से तो कुछ झगड़ा नहीं था। कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बस वालों से झगड़ रहे थे, और आप जानते हैं कि विद्यार्थी, शरद बीच में ही कहता है कि विद्यार्थी कानून की चिंता नहीं करते, बच्चे हैं, अल्हड़ हैं। और तेज होकर कहता है, यह भी कोई बात है? लोग पागल हो जाते हैं, कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। गोली चली है तो जरूर कोई कारण रहा होगा, कुछ लोगों ने बैंक पर धावा बोला होगा, पुलिस पर पत्थर फेंके होंगे। तब तक बीच में ही सविता का प्रवेश हो जाता है। सविता कौन है? सुभाष, जो सबसे छोटा भाई है, उसकी पत्नी। कहती है सविता, फेंके होंगे तो इसका अर्थ नहीं कि पत्थर के जवाब में गोली चला दी जाए। गोली उन्हें आत्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, जनता की रक्षा के लिए दी जाती है। अन्नपूर्णा कहती है, सविता तुम कहाँ से आ रही हो? उसी बीच लक्ष्मीचंद्र का प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मीचंद्र कौन? सबसे बड़ा भाई, व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि, आयु है 56 साल। शरद कहता है, तुम क्या कह रही हो? सविता से कहता है, तुम क्या कह रही हो? तो सविता कहती है, मैं ठीक कह रही हूँ। लक्ष्मी कहता है, लक्ष्मी कौन? वही बड़ा भाई बीच में आ गया था, वो कहता है, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। पुलिस गोली ना चलाती तो बैंक लूट जाता, बाजार लूट जाता, चारों ओर लूट मार मच जाती, शासन की जड़ें हिल जाती। सविता कहती है, शासन की जड़ें हिलती या ना हिलती दादाजी, पर आपकी जड़ें जरूर हिल जाती, आपका व्यापार ठप हो जाता, आपका नुकसान होता। सही बात है।
ये अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई, ठीक की। ये लुच्चे लफंगे लोग होते ही ऐसे हैं। बैंक लूट लेता, हो सकता है बाजार लूट जाता, हो सकता है और अराजकता ज़्यादा फैलता तो दुकानें लूटने लगती है, और उस दुकान में मेरा भी दुकान था तो मैं भी लूट जाता। इसलिए पुलिस ने अच्छा की। अभी इसको मालूम नहीं कि मेरा बेटा उसमें मारा गया है, इसलिए अच्छा कह रहा है। तो लक्ष्मी कहता, हाँ मेरा नुकसान होता, मैं सरकार की प्रजा हूँ, प्रजा की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। सविता कहती है, यानी सरकार की पुलिस आपकी रक्षा के लिए है? तो लक्ष्मी कहता, हाँ मेरी रक्षा के लिए है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी स्त्री नहीं है, लक्ष्मी सबसे बड़ा भाई है, लक्ष्मी चंद्र पूरा नाम, पर लक्ष्मी चंद्र ना कह के एकांकीकार ने सिर्फ लक्ष्मी से ही संबोधित किया है। कहता, हाँ मेरी रक्षा के लिए है। सविता कहती, केवल आपकी? अन्नपूर्णा कहती, ना सविता, इनका मतलब केवल अपने से नहीं है, भीड़ इनका ही नुकसान करके ना रह जाती या सारे शहर को बर्बाद कर देती। तो सविता कहते, भीड़ में इतनी शक्ति है जीजी? शरद कहता है, भीड़ में कितनी शक्ति है सवाल यह नहीं है। सविता कहती, तो सवाल क्या है? शरद, सवाल यह है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? मैं समझता हूँ उसे यह अधिकार नहीं है। सविता कहती है, और यदि वह लेती है तो? शरद कहता है, तो वह विद्रोह है, और विद्रोह को दबाने का सरकार को पूरा अधिकार है। सविता कहती है, लेकिन विद्रोह क्यों किया गया यह देखना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? उसी समय टेलीफोन की घंटी बजती है। शरद एकदम चोंगा उठाते हैं, सब उसके पास आ जाते हैं। शरद कहता है, हेलो, हाँ मैं ही हूँ। क्या स्थिति अभी काबू नहीं है? लूट मार तो नहीं हुई ना? घायल? अच्छा, कितने हुए? 5 वहीं मर गए, 20 घायल अस्पताल में हैं। मैं अभी आता हूँ, अभी। टेलीफोन का चोंगा तेजी से रख के मुड़ता है। तब तक काशीकर, एक कोई उसका पर्सनल असिस्टेंट वगैरह होगा, वो अचानक से कहता है, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी कहती है, हाँ, लक्ष्मी कहता है लक्ष्मीचंद्र, हाँ पहले फ़ोन करके पुलिस बुला लो। सविता कहती है, पुलिस क्या करेगी, चलिए मैं चलती हूँ। शरद कहता है, आप चिंता ना करें, पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है। सविता व्यंग्य से कहती है, जरूर होगी, जनता के नेता पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। और आवेश में कहती है, जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता के आगे होकर गोलियां खाई, जो एक दिन जनता की आंखों के तारे थे, वे ही आज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। अकेले हिम्मत कहाँ है जाने की, क्योंकि आज जनता उग्र रूप में है, इसलिए डर है। जो एक दिन जनता के आंखों के तारे थे, जिस जनता ने इसे आपको, शरद चंद्र जैसे व्यक्ति को सत्ता सौंपी है, और वही सरकार आज जनता से डर रही है। ये तो हालत है प्रजातंत्र की, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। शरद तिल मिलाकर कुछ कहना चाहते हैं कि तभी भीतर से तभी तीसरे भाई विजय, जो पुलिस कप्तान है, उसकी आयु 48 वर्ष है, पूरी वर्दी में प्रवेश करता है। संजला भाई आ पहुंचता है उसी समय। लक्ष्मी कहता है अचानक से, विजय? सविता भी कहती है, कप्तान साहब आप यहाँ? तो अन्नपूर्णा भी पूछती है, विजय अब क्या हाल है? शरद कहता है, विजय यह तुमने क्या कर डाला, तुमने गोली क्यों चलाई, तुम्हें सोचना चाहिए था कि। तो लक्ष्मी कहता है, लक्ष्मीचंद्र जो बड़ा भाई व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि, कहता है, विजय ने जो कुछ किया सोच समझ कर किया है और ठीक किया है। अन्नपूर्णा कहती है, हाँ बिना सोचे समझे कोई काम कैसे किया जा सकता है, सोचा तो होगा ही। पर शरद कहता है, नहीं यह बहुत बुरा हुआ, जानते नहीं अब जनता का राज है, और जनता के राज में, जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है।
जनता के राज में, इस जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है। उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगेगी तो वो कुछ भी कर सकती है। फिर अगली बार वही तो चुनाव होगी, इनको डर है अगली बार। इसलिए शक्ति कहाँ है? जनता के पास, और जनता की प्रतिष्ठा पे चोट नहीं होनी चाहिए। विजय कहता है लेकिन गुंडों की नहीं। सविता कहती वे गुंडे हैं? लक्ष्मी कहता है हाँ वे गुंडे हैं। दंगा करने वाले गुंडे होते हैं, सोहदे होते हैं। सोहदे होते हैं मतलब चोर उचक के बदमाश होते हैं, लुटेरा होते हैं। शरद कहता है नहीं भैया, वे सब गुंडे नहीं होते। हाँ, गुंडों के बहकावे में ज़रूर आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि विरोधी दल के जो लोग होते हैं वो कुछ लोगों को उस भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए भेज देते हैं, और वो ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि प्रशासन एक्शन में आए और जनता, प्रशासन और सरकार दोनों को बदनाम करे, दोनों को गालियां दे। इस मौके के फिराक में वो लोग होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो सविता कहती है यह भी खूब रही, जनता कुछ गुंडों के बहकावे में आ जाए और आप लोगों की जो कल तक उनके सब कुछ थे कोई बात ना सुने। शरद तिल मिलाकर सविता कहता है सविता सविता। सविता कहती सुनिए भाई साहब, बात यह है आप अपना संतुलन खो बैठे हैं, आप निरंकुश होते जा रहे हैं, आप अपने को केवल शासक मानने लगे हैं। आप भूल गए हैं कि जन राज में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। विजय थका सा कहता है सेवक होते हैं तो क्या केवल मर जाने के लिए होते हैं? सविता कहती हाँ, मर जाने के लिए ही हैं। कोई मरकर देखे तो, कि कोई मर के तो देखे, उसके बाद देखो जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता उसके लिए क्या कुछ कर जाती है। लक्ष्मी कहता है सविता बहू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। स्वतंत्रता का युग है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े छोटे का विचार ना किया जाए। स्वतंत्रता का युग है, स्त्री और पुरुष को समता का अधिकार मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े और छोटे का इज्जत ही ना किया जाए, कद्र ही ना किया जाए। क्योंकि सविता सबसे छोटी है, सबसे छोटा भाई की पत्नी है, और बाकी इससे सब बड़े हैं। तो इसका कहने का मतलब है तुम थोड़ा इज्जत से बात करो। अन्नपूर्णा कहती है हाँ सविता, तुम्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए। सविता कहती मैं क्षमा चाहती हूँ, आज सब मुझसे बड़े हैं, आपका अपमान मैं कभी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर इस नाते रिश्ते से ऊपर भी तो हम कुछ हैं। हम स्वतंत्र भारत की प्रजा हैं, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम इंसान हैं। विजय कहता है इंसान तो सभी हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं तो सभी हैं, कानून सब पर लागू होता है। लक्ष्मी कहता है बेशक सब पर लागू होता है, सब समान हैं। सविता कहती है बेशक सब समान हैं दादाजी, पर जिन पर व्यवस्था और न्याय की जिम्मेदारी है उनका दायित्व तो अधिक है। शरद कहता है जरूर है, इसलिए मुझे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा विजय की आखिर बात कैसे बढ़ गई। विजय कहता है मैं तो वहाँ था नहीं, कल के झगड़े के बारे में आप जानते ही हैं। आज फिर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए, डिपो पर हमला किया, वहाँ से वे बैंक के पास आए। शरद कहता है क्या उन्होंने बैंक पर हमला किया? विजय कहता है कर सकते थे, शायद वे यही चाहते थे। शरद कहता है कौन, विद्यार्थी? विजय कहता है यह तो नहीं कह सकता, भीड़ में केवल विद्यार्थी ही नहीं थे। उसका कहने का मतलब है भीड़ में तो असामाजिक तत्व के लोग भी थे जो विद्यार्थी नहीं थे, और वो भी आंदोलन में शामिल थे, तो विद्यार्थी ही नहीं थे। शरारती लोग ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं। पुलिस ने भीड़ को रोका तो उन्होंने पत्थर फेंके। अन्नपूर्णा कहती है पुलिस पर पत्थर फेंके?
लक्ष्मी कहता है तब तो जरूर उनका इरादा बैंक लूटने का था। शरद कहता है क्या पुलिस वालों को चोटें आईं? विजय कहता है जी हाँ, 10-12 सिपाही घायल हो गए, एक इंस्पेक्टर का सिर फूट गया। सविता कहती बस? लक्ष्मी कहती तुम चाहती थी कि वे सब मर जाते। उसी समय चौथे भाई सुभाष का प्रवेश, जो जन नेता है, आयु है 44 वर्ष, वो आता है। सुभाष कहता है हाँ, वे सब मर जाते तो ठीक होता। सुभाष सविता के पति है, सबसे छोटा भाई, कहता है हाँ, वे सब मर जाते तो ठीक होता। शरद कहता है सुभाष। अन्नपूर्णा कहते सुभाष यह तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मी कहता है तुम तो कम्युनिस्ट हो गए हो और अपनी बहू को भी तुमने ऐसा ही बना दिया है। बाहर शोर उठता है उसी समय। सुभाष कहता है दादाजी, मैं ना कभी कम्युनिस्ट था, ना हूँ और ना कभी बनूंगा, पर मैं स्वतंत्र भारत में गोली चलाना जुर्म मानता हूँ। लक्ष्मी कहता है चाहे जनता कुछ भी करे, उसे सब अधिकार हैं। सुभाष कहता है बेशक है। उसी ने लोगों के, शरद की ओर इशारा करता है, हाथ में शासन की बागडोर सौंपी है। शरद कहता है किस लिए सौंपी है? रक्षा के लिए या बर्बादी के लिए? बाहर शोर तेज होता है, सविता चौंकती है, धीरे से बोलती है और बाहर जाती है। शेष लोग तेज तेज बोलते रहते हैं। सविता अलग से जाके कहती है यह शोर कैसा है देखूँ तो, खिसक जाती है वहाँ से। सुभाष कहता है शरद की बात का उत्तर देते हुए रक्षा के लिए। शरद कहता है लेकिन जब जनता स्वयं नाश करने पर तुल जाए तो क्या हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए? सुभाष कहता है नहीं। विजय अचानक से उसी समय कहता है यही तो हमने किया। लक्ष्मी कहता है और ठीक किया है। शरद कहता है और ऐसा करने का उन्हें अधिकार है, वे हैं ही इसलिए। तुम भी इसे मानते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो? सुभाष कहता है यही कि हमें राज्य की रक्षा करते करते प्राण दे देने चाहिए, प्राण लेने नहीं चाहिए। हमें देने का ही अधिकार है, लेने का नहीं। शरद कहता है सुभाष यह कोरा आदर्शवाद है। सुभाष कहता है कर्तव्य का पालन करते हुए मरना यदि आदर्शवाद है तो मैं कहूँगा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को ऐसा ही आदर्शवादी होना चाहिए। शरद कहता है सुभाष तुम केवल बोलना जानते हो। सुभाष कहता है आपसे ही सीखा है भाई साहब। विजय कहता है लेकिन जिम्मेदारी संभालना नहीं सीखा। सुभाष जवाब देता है यह भी सीखा है। मैं जनता से प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि आज शाम तक गोली चलाने वाले कप्तान पुलिस को मुअत्तिल करा के छोड़ूंगा। मुअत्तिल करा के छोड़ूंगा मतलब सस्पेंड करा के छोड़ूंगा। और वो पुलिस कप्तान गोली चलाने वाला कौन है? तो इसी का इससे बड़ा भाई कैप्टन विजय। अन्नपूर्णा कहती क्या क्या कहा तुमने? लक्ष्मी कहता है लक्ष्मीचंद्र अपने ही घर में तुम अपनों के दुश्मन बनकर आए हो। सुभाष कहता है अपना पराया मैं नहीं जानता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मैं माननीय उप मंत्री श्री शरद चंद्र को बताने आया हूँ कि उनके एक अधिकारी ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर जो बर्बर काम किया है उसकी जांच करवानी होगी, और जब तक वह जांच पूरी नहीं होती तब तक गोली चलाने से संबंधित सब व्यक्तियों को मुअत्तिल करना होगा। जितने भी व्यक्ति गोली चलाने में संलिप्त हैं उन सबको सस्पेंड करना होगा। शरद कहता है यह किसकी मांग है? सुभाष कहता है उस जनता की जिसने आपको गद्दी सौंपी है, जिससे आज आप दूर भागते हैं, डरते हैं। शरद कहता है मैं डरता हूँ? सुभाष कहता है हाँ आप डरते हैं। यदि ना डरते तो घर में छिपकर बैठे रहने के बजाय जनता के पास जाते, तब यह नौबत ना आती, गोली ना चलती, निर्दोष निहत्थे नागरिक ना मरते। शरद कहता है लेकिन तुम ही तो जनता के नेता हो, तुमने कौन सा तीर मार लिया? सुभाष कहता है मैंने क्या किया है यह मेरे मुंह से सुनकर क्या करोगे? पर
इतना कह देता हूँ कि यदि जनता संयत नहीं रहती तो कप्तान विजय चंद्र यहाँ बैठे दिखाई ना देते। इनसे पूछिए तो कि क्या इन्हें बंदूक इसलिए दी गई है कि जरा सा पत्थर आ लगे तो जनता को गोली से भून दें। लक्ष्मी कहता है गोली ना चलती तो। सुभाष अचानक में बीच में बात काट के बोलता है दादाजी आप ना बोले, आप व्यापारी हैं, आपका सिद्धांत आपका स्वार्थ है। लक्ष्मी एकदम आवेश में कहता है मैं तो स्वार्थी हूँ, पर तुम अपनी कहो, तुम्हारी नेतागिरी भी तो मुझ स्वार्थी के पैसे से ही चलती है। सुभाष कहता है ठीक है उतना पैसा सार्थक है, पर आप यह क्यों भूल गए कि उस दिन जब कुछ व्यापारी कपड़े पकड़े गए थे तो आपने विजय भैया को कितना कोसा था। लक्ष्मी कहता है और आज तुम कोस रहे हो क्योंकि तुम मंत्री नहीं हो, विरोधी दल के हो। सुभाष कहता है हाँ मैं विरोधी दल का हूँ, लेकिन दादाजी आपसे बातें नहीं कर रहा। लक्ष्मी क्रोध से कहता है तो मैं ही कब तुमसे बात कर रहा हूँ, वाह। तेजी से अंदर जाते हैं। अन्नपूर्णा कहती है दादाजी दादाजी, पीछे पीछे जाती है। विजय भी जाते हैं। सुभाष कहता है मैं माननीय उप मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि शरद अचानक बीच में ही काट के बात बोलता है और मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या जनता के राज में भी सड़कों पर प्रदर्शन होने चाहिए, भीड़ को कानून हाथ में लेना चाहिए। सुभाष कहता है जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी, कानून हाथ में लेती ही रहेगी। भाई साहब इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने आपको जनता से दूर कर दिया है। शरद कहता है सुभाष तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो। सुभाष कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ, जनता सरकार के ढांचे को उतना महत्व नहीं देती जितना अधिकारियों की ईमानदारी और हमदर्दी को। आप चलिए मेरे साथ। सहसा शोर बढ़ता है। शरद अचानक से कहता हाँ मैं चलूँगा, मुझे तो कभी का चले जाना था, पर यह शोर कैसा है। सुभाष कहता है अवश्य कोई बात है, देखूं। जाने को मुड़ता है तभी लक्ष्मीचंद्र की पत्नी तारा देवी विक्षिप्त सी वहां आती है। तारा देवी जो लक्ष्मीचंद्र की पत्नी है, अरविंद की माँ है, वो वहां आती है। तारा पागल सी कहती है विजय कहाँ है। चारों तरफ देखती है। सुभाष कहता है भाभी जी क्या बात है। तारा कहती है मैं पूछती हूँ विजय कहाँ है, उसका मनचाहा हो गया, उसकी गोली अरविंद के सीने से पार हो गई। शरद कहता है एकदम अचानक से भाभी। सुभाष कहता है भाभी तुम क्या कह रही हो। सविता का प्रवेश होता है उसी समय। सविता कहती है भाभी ठीक कह रही हैं, अरविंद जनता के सरकार की गोली का शिकार हो गया। लक्ष्मीचंद्र कहता है लक्ष्मीचंद्र, विजय और अन्नपूर्णा का प्रवेश होता है एक ही साथ। लक्ष्मी कहता है कौन गोली का शिकार हो गया। सविता कहती है अरविंद। लक्ष्मी कांप कर क्या अरविंद मर गया। तारा हाँ, गोली उसके सीने से पार हो गई, वह मर गया। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, पागल से देखते हैं। लक्ष्मीचंद्र सोफे पर गिर पड़ते हैं। विजय दोनों हाथों से मुंह ढक लेते हैं। अन्नपूर्णा पागल सी तारा को संभालती है और बोलती है अरे मेरे अरविंद को किसने मार डाला, नाश हो जाए इस पुलिस का। बिना गोली चलाए, बिना गोली कोई बात ही नहीं करते। अरे विजय यह तुमने क्या किया। विजय पागल सा कहता है ओह यह क्या हुआ, अरविंद वहाँ क्यों गया था। टेलीफोन की घंटी बजती है। सविता उठाती है। सविता कहती हेलो जी। हेलो जी हाँ हाँ। विजय से कहते हैं कप्तान साहब आपका फ़ोन है। विजय फ़ोन लेकर जी हाँ, क्या भीड़ बेकाबू हो गई है टोलीगंज में। आया अभी आया। चोंगा पटक कर तेजी से किसी की ओर देखे बिना भागता है। सुभाष कहता है मैं भी जाता हूँ, कहीं कुछ हो ना जाए। जाता है साथ में। शरद कहता है मैं चलता हूँ। मुड़ता है, पर जब तारा बोलती है तो ठिठक जाता है। अन्नपूर्णा कहती है तारा भाभी
तारा भाभी जी अंदर चलें? उठाती है। तारा उसी तरह कहती है, सब जाओ। पर अरविंद क्या जाएगा, क्या आएगा? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह चिल्लाया, मैं दंगा नहीं करता, मैं बाजार जा रहा हूँ। विक्षुब्ध चली जाती है। फिर लक्ष्मी कहता है, लक्ष्मीचंद्र जो बड़ा भाई है, अब तक जो सराह रहा था पुलिस को और सरकार को, वो कहता है, पर मदान्ध पुलिस वालों ने एक ना सुनी। पुलिस को अपनी जान इतनी प्यारी है कि एक 10 वर्ष के बच्चे से भी उन्हें डर लगा। सविता जाते जाते कहती है, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मी कहता है, सब अंधे हैं, ताकत के अंधे। जो सामने आता है उसे कुचल देना चाहते हैं, चाहे वह फूल हो चाहे पत्थर। शरद कहता है जाता हुआ व्यथा से, ओह यह क्या हो रहा है, यह क्या हुआ? लक्ष्मी कहता है, लक्ष्मीचंद्र वही हुआ जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे। शरद कहता है अचानक से, दादाजी। लक्ष्मी पूर्वत उसी तरह कहता है, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, तुम सब हत्यारे हो। शरद कहता है, दादाजी। ओह मैं क्या कहूँ। लक्ष्मी उसी तरह कहता है, जब पैसे की ज़रूरत होती है तो मेरे पास भागते आते हो, टैक्स मांगते हो, व्यापार में पैसा लगाने को कहते हो और मुझी पर गोली चलाते हो। शरद कहता है, दादाजी गोली उन्होंने जानबूझकर नहीं चलाई, अरविंद तो बच्चा था, उससे किसी का क्या बैर था। लक्ष्मी कहता है, बैर क्यों नहीं था, वह जनता में था और तुम हो जनता के शत्रु। मैं अभी जाकर विजय से पूछता हूँ। जाने को उठते हैं। सविता आती है। सविता कहती है, अभी रुकिए दादाजी, भाभी जी को दौरा पड़ गया है। टेलीफोन की घंटी बजती है, उठाती है। हेलो, जी हाँ, शरद से आपका फ़ोन है। शरद फ़ोन लेकर, हेलो, जी हाँ, क्या मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है? मुझे भी बुलाया है, मैं अभी आया। फ़ोन रखकर जाने को मुड़ते हैं, तभी सुभाष तेज़ी से प्रवेश करता है। सुभाष उसी समय आता है जो साथ में गया था विजय के साथ। वो आ जाता है और कहता है, भाई साहब आपको अभी चलना है। शरद कहता है, मैं चल रहा हूँ, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। अब देखिए, ये जाएगा पर भीड़ के पास नहीं जाएगा, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, वहाँ जाना है इसको, वहाँ बुलाया जा रहा है। अब वो बैठक क्या हो रही है बाबा? अरे भीड़ को कंट्रोल करना है, अभी भीड़ को संबोधित करना है। तुम जनता के नेता हो, तुम जनता को संबोधित करो। क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों वो तोड़फोड़ और उत्पात मचा रहे हैं? तो अभी मंत्रिमंडल की बैठक में जाएंगे, वहाँ बैठक में बात करेंगे, लोग डिसाइड लेंगे क्या करना है। ये तो है प्रजातंत्र, ये तो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। सुभाष कहता है, भाई साहब आपको अभी चलना है। शरद कहता है, मैं चल रहा हूँ, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। सुभाष कहता है, वहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है, आपको जनता के पास चलना है। जनता में बड़ी उत्तेजना है, विद्यार्थी पीछे रह गए, दूसरे राजद्रोही तत्व आगे आ गए हैं और विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया है। देखिए, विजय जो इससे पहले गोली चलाया था, पर अरविंद मारा गया उसमें, अब वो गोली चलाने से इनकार कर गया है। और जो भीड़ है, उस भीड़ में विद्यार्थी पीछे हो गए हैं और जो राजद्रोही तत्व है, जो सत्ता के खिलाफ वाले लोग हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, वो लोग आगे आ गए हैं। वो लोग विद्रोह को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और पुलिस कप्तान विजय गोली चलाने से इनकार कर दिया है कि अब गोली नहीं चलाऊंगा, न चलाने के आदेश दूंगा। ये तो स्थिति है। शरद कहता, पागल सा, विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया? सुभाष कहता है, जी हाँ। शरद कहता है, वह कहाँ है? सुभाष कहता है, भीड़ के सामने। शरद, वह भीड़ के सामने है? एकदम दृढ़ होकर कहता है, चलो सुभाष, मैं देखता हूँ जनता क्या चाहती है। सविता कहती है, मैं भी चलती हूँ। लक्ष्मी कहता है, मैं भी चलता हूँ। सविता कहती है, नहीं नहीं,
आप ठहरें, आप भाभी जी को संभालें। जाती है तभी अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा कहती है, क्या हुआ दादाजी, सब कहाँ गए? लक्ष्मी कहता है, सब गए, सुभाष आया था, कहता था कि विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब तो इनकार करना ही था, वे तो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। अन्नपूर्णा कहती, नहीं नहीं दादाजी, यह बात नहीं थी। लक्ष्मी कहता है, यह बात कैसे नहीं थी? मैं उन सबको जानता हूँ, वे मेरे पैसे से आगे बढ़े और मुझी को बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ, उन्होंने पहले ही गोली चलाने से इनकार क्यों नहीं किया? क्योंकि अन्नपूर्णा कहती है, नहीं दादाजी नहीं। लक्ष्मी आवेश में कहता है, ये मेरे छोटे भाई, एक ने मुझे स्वार्थी देशद्रोही कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। रोकर गिर पड़ते हैं। अन्नपूर्णा कहती है संभालते हुए, दादाजी ओह, एक ही घर में क्या होने लगा? भाई भाई में यह मनमुटाव एकदम नहीं, यह नहीं होगा। दादाजी आप गलत समझ रहे हैं। लक्ष्मी कहता है आंखें खोलकर, मैं गलत समझ रहा हूँ अरविंद, मेरे बच्चे, तू चला गया, मैं तुझसे दो बातें भी ना कर सका। तू तो भीड़ में नहीं था अरविंद। तारा का प्रवेश होता है। तारा कहती है, अरविंद, क्या अरविंद आया है? कहाँ है? वो पागल सी हो गई एक तरह से। अन्नपूर्णा कहती है, तारा को पकड़ती है। अन्नपूर्णा तारा को पकड़ती है। अन्नपूर्णा कहती है, भाभी जी आप क्यों उठाई? हम अभी अस्पताल चलते हैं, आप अपने को संभालिए। अंदर ले जाती है। लक्ष्मी चंद्र भी जाते हैं। तभी अस्त व्यस्त परेशान सविता का प्रवेश होता है। सविता बोलती है, अद्भुत दृश्य था, अपार भीड़ थी, उसके आगे खड़े थे कप्तान भैया मीन्स पुलिस कैप्टन विजय। एक रेला आया और मैं पीछे आ पड़ी। वो भीड़ में चलता है ना, एक बार आगे एक बार पीछे आलोड़ित होता है ज्वार भाटा की तरह, उसी में बेचारी धकला के पीछे चली गई। अन्नपूर्णा आती है, कहती है, अन्नपूर्णा तुम आ गई, वे लोग कहाँ हैं? सुभाष कहाँ है? सविता कहती है, कुछ पता नहीं, मुझे किसी का कुछ पता नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकी। और वे दोनों आगे बढ़ चले गए। कौन कौन? तो सुभाष और शरद चंद्र, नहीं, सुभाष और कैप्टन विजय दोनों आगे चलते गए। शरद चंद्र तो नहीं गए, सुभाष और कैप्टन विजय दोनों चलते गए आगे। एक बार भीड़ के बीच में सबको देखा, फिर उस ज्वार भाटे में सब कुछ छिप गया। टेलीफोन की घंटी बजती है, उठाती है। हेलो, जी हाँ जी, वे तो गए, जी हाँ, भीड़ में जाते मैंने देखा था, जी हाँ। फ़ोन रखती है। मंत्रिमंडल की बैठक में शरद भाई साहब का इंतज़ार हो रहा है, वे अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। मैं कहती हूँ ये लोग मंत्रिमंडल की बैठक क्यों कर रहे हैं? जो लोग विदेशियों की गोलियों से नहीं डरते हैं, जनता में क्यों नहीं आते? ये बात बोल रही है कि जो लोग विदेशियों की गोलियों से नहीं डरते, शरद चंद्र जैसे लोग, जो जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लोग लड़े थे, आज जनता के समीप क्यों नहीं जाते? जो अपने ही जनता है उसके समीप जाने से क्यों डरते हैं? क्यों अलग बैठक कर रहे हैं? क्यों बैठक में अभी जहाँ पे टू द पॉइंट जाके बात करनी थी, वहाँ से अलग बैठक में लगे हुए हैं? अन्नपूर्णा कहते, क्योंकि शासन भीड़ में आकर नहीं चलाया जाता, आखिर जनतंत्र भी तो कानून का राज है। अन्नपूर्णा चूँकि शरद चंद्र की पत्नी है, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली, तो वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रही है इसकी कि भीड़ में आकर राज नहीं चला जाता, शासन नहीं चलता। सविता कहती है पर नहीं,
अब बहस करने का समय नहीं है। बेचारा अरविंद, उसकी मौत क्यों हुई? जनराज्य में एक निर्दोष निरीह बालक की हत्या क्यों हुई? टेलीफोन की घंटी फिर बजती है। उठाकर कहती, हेलो, क्या? हाँ हाँ, कप्तान साहब तो कभी के चले गए। क्या उनका पता नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, वे भीड़ के सामने थे, मैंने देखा था। जी हाँ, मैंने देखा था। उधर का क्या हाल है? ठीक नहीं हूँ। उनसे हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते? हाँ हाँ, आए तो कह दूंगी। क्या? कोई आया है? हाँ, पूछिए। हेलो हेलो हेलो। फोन रखकर कनेक्शन काट दिया। अवश्य कोई बात है। जाने को मुड़ती है। मैं जाती हूँ, कहती है। अन्नपूर्णा कहती है, सप्ता, तुम ना जाओ, ठहरो तो सप्ता। सप्ता नहीं रुकती, गई। लक्ष्मी कहता है आकर, कौन गई? क्या बात है? अन्नपूर्णा कहती है, जरूर कोई बात है। सप्ता टेलीफोन कर रही थी, पता नहीं किसी ने क्या कहा, भागी चली गई। लक्ष्मी कहता है, तो मैं भी जाता हूँ, अरविंद को भी लाना है। गला रूंध जाता है। तेजी जाते हैं। अन्नपूर्णा कहती है, दादाजी अभी रुकिए, किसी को आ जाने दीजिए। लक्ष्मी कहता है, घबराओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ। जाते हैं। दूसरे द्वार से विजय की पत्नी उमा, आयु 42 वर्ष, पागलों की तरह आती है। विजय की पत्नी उमा कहती है, जीजी सब कहाँ हैं? अन्नपूर्णा कहती है, मुझे पता नहीं, यहाँ से तो कभी के गए। क्या तुझे सत्ता नहीं मिली? उमा कहती है, मुझे कोई नहीं मिला। अरविंद की खबर सुनकर भागी आ रही हूँ। जीजी जीजी, मैं भाभी जी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं मर क्यों न गई? देखिए, उमा कह रही है, जो कैप्टन विजय की पत्नी है, अन्नपूर्णा से, कि मैं जीजी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। जीजी किसको? तारा को। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने अरविंद को मार दी। मेरे पति की गोली से अरविंद मर गया। अब मैं उसकी माँ तारा को कैसे मुंह दिखाऊंगी? किस मुंह उसके सामने जाऊंगी? अन्नपूर्णा सुनीमत कहती है, न जाने क्या होने वाला है। एक ही घर के लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। बाहर भीड़ का शोर होता है। यह क्या, लोग इधर आ रहे हैं? उमा कहती है। द्वार पर जाकर देखती है, चीख पड़ती है, जीजी। अन्नपूर्णा कहती है, क्या हुआ? क्या हुआ उमा? उठकर तेजी से आगे बढ़ती है। तभी घायल शरद वहां आते हैं। मुख पर घाव है, एक हाथ बंधा है। अन्नपूर्णा काँप कर, आप, यह क्या हुआ? शरद कहता है, वही जो होना चाहिए था। विजय भीड़ में कुचला गया, पर उसने गोली नहीं चलाई। देखिए, भीड़ ने विजय को कुचल डाला, जो पुलिस कप्तान है, लेकिन वो गोली चलाने से इनकार कर गया और नहीं ही चलाया। उमा कहती, कुचले गए? कौन? शरद कहता है, विजय कुचला गया, चला गया। उमा चीख कर, भाई साहब वे कहाँ हैं? भागती है। अन्नपूर्णा कहते शरद से, यह तुम क्या कह रहे हो? शरद कहता है, भीड़ संतुलन खो बैठी थी, विवेक खो बैठी थी। वह चिल्लाती रही, अरविंद कहाँ है? अरविंद को लौटाओ। और विजय भीड़ के सामने अड़ा रहा, मुझसे अरविंद का बदला लो, मैंने अरविंद को मारा है, तुम मुझे मार डालो, ये कह रहा था विजय। उमा कहती है, और भीड़ ने उन्हें मार डाला? शरद कहता है, पता नहीं किसने मार डाला, उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे अंकुश लग गया। पर जब शांति हुई तो विजय और सुभाष दोनों कुचले हुए पड़े थे। विजय और सुभाष दोनों। उमा कहती है, सुभाष भी? अन्नपूर्णा कहती है, सुभाष भी कुचला गया? हाय। शरद कहता है, हाँ, सुभाष भी कुचला गया, लेकिन खबरदार जो उनके लिए रोए, रोने से उन्हें दुख होगा। उन्होंने प्राण दिए, प्रशासन और जनता का संतुलन ठीक कर दिया। वे शहीद हो गए, पर दूसरों को बचा गए। नगर में अब बिल्कुल शांति है। सब मौन सगर्व इन बलिदानों की चर्चा कर रहे हैं। सब शोक संतप्त हैं। बाहर देखकर, लो वे आ गए, रोना मत,
आगे बढ़कर कहता है, हाँ वहीं लिटा दो। तभी लक्ष्मीचंद्र सबिता के साथ पुलिस के तथा दूसरे अधिकारियों का प्रवेश। धीरे धीरे विजय, सुभाष और अरविंद की लाशें बराबर के कमरे में लाकर रखते हैं। एक भयंकर सन्नाटा छाया रहता है। सबिता का मुख पत्थर की तरह कठोर है। लक्ष्मीचंद्र तूफान की तरह कांप रहे हैं। शरद दृढ़ता से प्रबंध में लगे हैं। सहसा उमा तेजी से बढ़ती है। बराबर के कमरे में झांककर जोर से चीख मारती है, माँ री क्या हुआ। तारा अंदर से आती है। तारा कहती, कैसा शोर है अन्नपूर्णा। अरविंद आ गया, कहाँ है। शरद कहता है, भाभी यह देखो, कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। अरविंद और सुभाष हैं। यह जनता की क्षति है। और इधर यह विजय है। यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा कहते हैं रोकर, यह तुम कैसी बावलों से बात करते हो। यह सब मेरे घर की क्षति है। सबिता कहती है उसी तरह पत्थरवत, नहीं जीजी, यह घर की नहीं, सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं। शरद कहता है, तुमने ठीक कहा सबिता, यह हमारे देश की क्षति है। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती और पर्दा गिरता है। एकांकिका यहीं समापन हो जाता है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ।